हेलो दोस्तों, टाटा पावर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की वीडियो में एनालिसिस करेंगे और लेटेस्ट बिजनेस में क्या हो रहा है उसको इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, टाटा पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, किसका? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर वो काम कर रहे हैं और भविष्य के जो एनर्जी ट्रांजिशन की थीम है, जहां रिन्यूएबल्स आ गए या फिर न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशन आ गए, वहां पर भी वो काम कर रहे हैं। तो देखिए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी 12.8 गीगावाट का पोर्टफोलियो है, थर्मल का पोर्टफोलियो 8.8 गीगावाट का है, ट्रांसमिशन का भी उनका बिजनेस है, साथ में अब वो पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो है, जैसे ओडिशा स्टेट में है, सोलार ईपीसी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, फिर साथ में बहुत रिसेंट में सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम उन्होंने शुरू किया है और ईपीसी प्रोजेक्ट भी वो कर रहे हैं पाइपलाइन में। तो पावर सेक्टर में जो ट्रेडिशनल है, जो जनरेशन हो गया या फिर जो थर्मल हो गया, वहां पर वो काम कर रहे हैं और न्यू एज जो चीजें हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल्स आ गए या पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या फिर सोलार, उन सब में भी वो काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे मोस्टली 8.8 गीगावाट थर्मल का कैपेसिटी उनका है, टोटल कैपेसिटी 15.2 गीगावाट का है, लेकिन कितना उनका अभी आने वाले टाइम में अंडर प्रोसेस है तो ये 6 गीगावाट से ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम आपको हाइब्रिड, सोलार, हाइड्रो में देखने को मिलेगा। तो 21.6 गीगावाट जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कितना है? 15.2 गीगावाट का उनका टोटल कैपेसिटी है। अगर आप 2015 में देखेंगे तो उनका 84% पोर्टफोलियो थर्मल था, लेकिन 2024 में क्या हो गया है? 84 से घट के 58% हो गया है और रिन्यूएबल 16 से बढ़ के 42 हो गया है। 2030 तक अगर आप रिन्यूएबल देखेंगे तो ये बढ़ के 70 हो जाने की उम्मीद है और 2045 तक सब जितने भी कोल थर्मल है फेज आउट हो जाएगा। 100% पोर्टफोलियो रिन्यूएबल जो क्लीन एनर्जी है वहां पर फोकस रहने की उम्मीद है। तो देखिए, यहाँ जब रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो जो मेन जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सोलार ईपीसी का बिजनेस। यहाँ पर अगर बुक देखेंगे तो 15,264 करोड़ की देखने को मिल रही है। यस, लास्ट 2 साल से ये लगभग कांस्टेंट ही है, इसके आसपास ही है। कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हैं, कुछ ऑर्डर्स उनके यूटिलाइज हो जाते हैं, मतलब रेवेन्यू उनको आ जाते हैं। तो ये 15-16,000 करोड़ के आसपास ही पिछले 2 साल से है, तो यहाँ बहुत इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। सोलार रूफटॉप बहुत बातें हो रही हैं, खासकर 2024 में भी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है। अगर वहां पर अगर आप देखेंगे थर्ड पार्टी रूफटॉप में, तो लास्ट ईयर 314 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 439 करोड़ का रेवेन्यू है और ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 567 करोड़ से 684 करोड़ हुआ है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यहां पर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे 5675 चार्जिंग पॉइंट है, 590 सिटीज और टाउन को उन्होंने कवर किया है और 1 लाख से ज्यादा होम चार्जर्स हैं। ये एक इंटरेस्टिंग है, यहां पर 4.3 गीगावाट सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इस प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है और 10 मेगावाट डेली मॉड्यूल आउटपुट यहां पर हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, जो Q2 के रिजल्ट आए हैं, यहां पर रेवेन्यू में थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिला है। जैसे लास्ट ईयर 15,442 करोड़ था, इस बार 15,247 करोड़, 1% डिक्रीज हुआ है। और अगर हम Q1 से Q2 जाए तो 9% डिक्रीज हुआ है, लेकिन एबिटा जो है वो हमको 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है जब हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, टाटा पावर के केस में आपको डेट देखने को मिलेगा और ये मैक्सिमम जो जनरेशन ट्रांसमिशन वाली जो कंपनियां होती है वहां पर नेचर ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है। तो यहाँ डेट टू इक्विटी अभी आपको 1.1 का देखने को मिल रहा है, बट यस FY18 में 2.4 था, तो डेट जो है धीरे धीरे करके कम हो रहा है। बट यस, डेट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग का देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग भी ये अक्टूबर में क्रिसिल की आई है, AA+ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग कही जाएगी। और यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंक्रीज भी हुई है। अगर हम कुछ इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 1.4 लाख करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू 105 के आसपास में देखने को मिल रही है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्रेडिट रेटिंग की हम बात करते हैं, जैसे S&P ग्लोबल, उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये इंटरनेशनल ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अपग्रेड किया है। अब क्रेडिट रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उन कंपनियों में जहां पर डेट थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि
बिजनेस को अगर चलाना है तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूरी है, और वो कम हो तो आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, आपको अगर बाहर से या बैंक से या कहीं से भी आपको पैसे जुगाड़ करने हैं तो आप कम इंटरेस्ट रेट में आपको पैसे मिल सकते हैं। तो एस&पी की तरफ से जो क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये एक पॉजिटिव है। आपको मतलब जो टाटा पावर है उनको लोअर इंटरेस्ट रेट में जो भी फ्यूचर का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर हम रेवेन्यू की बात करें, थोड़ा रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसका भी रीजन बताया जा रहा है कि जो मुंद्रा है प्लांट में, वहां पर प्लांट अवेलेबिलिटी कम रही है, और ओडिशा डिस्कॉम में भी कुछ चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ साइक्लोन्स आए थे Q2 के समय में, बारिश आई थी, मानसून था, तो उसके कारण से कुछ इंपैक्ट वहां पर पड़ा है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन में है। 1 गीगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। तो ये सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, बट यस, आपको रिस्क को भी देखना है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते हैं। तो अगर कल ऑपरेशनल रिस्क या एग्जीक्यूशन रिस्क आ गया तो फिर बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। हाई डेट है तो इसीलिए डेट सर्विसिंग कैपेसिटी, क्रेडिट रेटिंग, इन सबको भी हमेशा देखते रहना है जब हम बिजनेस को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से, जहां आपको बिजनेस के बारे में और समझ में आया होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।